वो कमरा है जहाँ कस्टमर आए। ये कमरा है जिसमें 3 केबिन बने हुए हैं और यहाँ पे वो लड़की और कस्टमर रहे। आप बताओ कौन अपनी मर्जी से वहाँ आना चाहे। 3 लड़कियाँ हैं, 3 कस्टमर के साथ है, अंदर दूसरे के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। ज़्यादातर लड़कियां फंसाई जाती हैं झूठे वादे करके। झूठे वादे शादी के, प्यार के, काम के। दिल्ली के बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़की थी। दिल्ली के, क्योंकि इनको तो ज़्यादा नॉलेज भी रहती है, मेट्रो सिटी में है, 10 लोगों से मिलते हैं, पता है कि क्या लोग कहाँ कैसे उस नॉलेज की कैसे बात होगी। एक लड़का हाई फाई जिम शिम करके बॉडी वॉडी बना के वही तो उतार रखे हैं। पहला बच्चा वहाँ कोई अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। जो जबरदस्ती का शिकार है वो क्यों प्रेग्नेंट होना चाहिए। उसका बच्चा छीन लोगे 1 सवा महीने का, माँ की छातियों में दूध, माँ चिल्ला रही है, माँ का मन भर रहा है मैं अपने बच्चे को गले लगाऊँ, हर माँ होती है, तो बच्चा उससे छीन कर रख दिया जाए। और जब उसे एक बार मिलने के लिए 200 रुपये कमाना, तो विरोध करने में मैं आप सुन नहीं पाएंगे, मैं शायद कह नहीं पाऊँगी कि उस हालात में होती हैं वो बच्चियाँ कि उनकी इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्ची डाली जाए। दोस्तों, कुछ बातें, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका आंसर शायद ही किसी के पास होता है। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो एक पॉडकास्ट नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है आपसे, मुझसे और इस पूरे समाज से। क्योंकि हम अपने ही आस पड़ोस में कितनी सारी गलत चीज़ों को होते हुए देखते हैं, उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और जिनकी वजह से ना जाने कितनी ही फैमिली जो है बर्बाद हो जाती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे हीरो भी हैं जो उन गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करते, उन पे एक्शन लेते हैं, उनमें लड़ाई लड़ते हैं और उनमें जीत भी हासिल करते हैं। एंड आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उन मैम ने अपनी आवाज़ को उठाया और मेरठ से लेकर पूरे भारत तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया। मैं स्वागत करता हूं अतुल शर्मा मैम का, जो चेयरपर्सन है संकल्प फाउंडेशन की। मैम, सबसे पहले आपके बारे में बताइए, कैसे आपने शुरुआत करी। ये सवाल वैसे मैम आप करेक्ट कर दीजिए। थोड़ा नहीं वो ठीक है, आपकी तरफ से Okay. ठीक है, मगर मेरे लिए मैंने कभी शुरुआत की नहीं। सच्चाई तो ये है ओके। कि ये शुरुआत कभी हुई नहीं। और शायद मैं वैसे बहुत नास्तिक हूँ, मुश्किल से कभी घर में दिया जलता होगा, लेकिन इतना मानती हूँ कि कोई ताकत है जो हम सबको चलाती है, तो उस ताकत ने इसीलिए भेजा कि ये काम किया जाए। बड़ा घर बहुत पास है वहाँ से, जो रेड लाइट एरिया मेरे यहाँ से मेरठ में कबाड़ी बाज़ार से गुजरता है, उससे मेरा घर केवल एक आड़ी सड़क गुजरती है और उसके बाद मेरा घर है। तो और हम सब कोई, केवल मुझे ही नहीं, हमारे यहाँ जितनी भी लड़कियाँ होती हैं और आज भी वो हिदायत होती है स्कूल जाते हुए, क्योंकि वही मेन रास्ता है कि ऊपर नहीं देखना। और उतना ही बच्चा क्यूरियस हो जाता है, क्यों नहीं देखना है, ऐसा क्या है। पर बहुत सवाल हमने पूछे अपनी मदर को, तो उन्होंने कहा वो ख़राब औरतें रहती हैं। वो ख़राब औरतों का एक ऐसा मेरे दिल दिमाग में छप गया, क्या हैं वो ख़राब औरतें और एक जगह क्यों रहती हैं, ऐसा क्या करती हैं। वो सवाल पूछा तो फिर उन्होंने पीछा छुड़ाने के लिए शायद कहा कि वो नाचती गाती हैं। तो हमने तो कह दिया कि भाई नाचते गाते तो आप सब भी हैं, शादियाँ होती हैं, कुछ भी होता है तो आप भी नाचती हैं, गाती हैं, भाभी भी करती हैं, ये क्या बात हुई। अब उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस नहीं देखना तो नहीं देखना, पीछा जैसे छुड़ा लिया एक ये। और वो सवाल खड़ा रह गया। अब चूंकि उसी जगह रह रहे हैं, उसी जगह बड़े हो रहे हैं, वो सवाल तो रहेगा मन में। लेकिन कभी कभी भूल पड़ती थी, बच्चा ही तो थे, भूल गए कि क्या है, सोचा होगा गाती हैं, रात को आवाज़ आती है तबले की, हारमोनियम की, वो ज़माना वो था। फिर ऐसी शायद प्रभु को वहीं ले जाना था। 8th क्लास में उस समय में थी, और 8th में रही होंगी या 9th में, ठीक से याद भी नहीं है। पर एक लड़की उतर रही थी और क्योंकि खटखट की आवाज़ आई, मैंने ऐसे देखा जीने में, तो एक लड़की उतर रही थी जो मेरे साथ पढ़ती थी, आपकी क्लास में जो पढ़ती थी। और वो भी मुझे देख लिया उसने और वो एकदम वापस मुड़ गई। तो मेरा शुरू से थोड़ा स्वभाव ऐसा रहा कि बहुत सवाल करने हैं, बहुत बात का विद्रोह पे लगातार करना जब तक बात समझ में ना आ जाए। तो मैंने ढूंढा उसको, वो नहीं आई 2 दिन 4 दिन, फिर आई एक दिन, तो मैंने फिर पकड़ा, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, मेरी क्लास में पढ़ती थी पर मेरा उसका कोई वो नहीं था, क्लासमेट टाइप। हाँ क्लासमेट थी बस। तो मैंने उससे पूछा कि तू वहाँ क्यों रह रही थी, भाई मेरी अम्मा तो कहती हैं कि वहाँ तो ख़राब औरतें रहती हैं। तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा उम्र में बड़ी, मतलब उम्र में नहीं थी लेकिन सोच में शायद कहीं ज़्यादा बड़ी थी, जो मुझे समझ नहीं आया। पर उसने मुझे कहा कि ये मेरा मतलब मेरा ख़राब भाग्य है ऐसा कि मेरी माँ उन ख़राब औरतों में से एक है, और अच्छा भाग्य मेरा ये है कि मैं बदसूरत हूँ और एक पैर मेरा पोलियो, मतलब मैं लंगड़ी हूँ, बैसाखी से चलती हूँ, और काली भी हूँ, बदसूरत भी हूँ, तो इस पेशे के लायक नहीं हूँ
जो मेरी माँ करती है। मुझे नहीं समझ आया वो। हाँ मैंने सोचा इसकी माँ सुंदर होंगी, वो नाचती गाती होंगी तो अच्छी लगती होगी, ये नहीं, इसको नहीं नाचा जा सकता, पैर खराब है चूँकि। ये सोच के वो बात खत्म हो गई। फिर वो लड़की भी नहीं मिली, शायद उसने स्कूल बदल लिया या वो मेरी नज़रों से बदलने लगी या सेक्शन बदल लिया, पता नहीं। और फिर थोड़ा अर्ली एज में शादी हुई और फिर मेरा मतलब फिर वही कुछ भूल पड़ती जैसी कि अब छोड़ो, अब ये सब हो गया, अब कुछ नहीं। शादी हो गई, घर गृहस्थी में लग गए और 16 साल की कुल उम्र थी। फिर मेरा बेटा हुआ तो फिर हमारे पड़ोस में कोई महिला रहने आई और वो मेरे बच्चे को खिलाती थी, 1 महीने का था। अब चूँकि मेरी भी कोई उम्र नहीं थी, 17 साल की उम्र थी, तो बच्चा खिलाना वरना बस की नहीं था। तो अच्छा, हमारे 17 साल में आपका बेटा हो गया था मैम। हाँ, हाँ। तो वो मुझे मतलब बहुत मुश्किल था कि बच्चा कैसे, वैसे तो मेरी सास वग़ैरह रखती थी, पर वो बहुत ज़्यादा उसकी केयर करने लगी थी। सामने घर था उसका, आती और मालिश करती, नहलाती, धुलाती, मेरे जैसे छुटकारा एक हो गया। जो सामने रहती थी वो? हाँ, जो महिला रहती थी। तो फिर उसने मुझे धीरे से थोड़ा-सा अपनापन हो गया और मैं चूँकि उसके सामने बहुत बच्चा थी, वो 35-36 साल की महिला थी, पर फिर भी मुझे दीदी करके बुलाती थी। बहुत सुंदर सी महिला थी। फिर उसने एक दिन मुझे कहा कि मैं तुझे अपनी सच्चाई बताऊँ तो किसी को कहेगी नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कहूँगी किसी को। तो उसने मुझे फिर बताया कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ और मुझे छोटी सी उम्र में मेरे पापा की रंजिश हो गई किसी से और उठा के मुझे बेच दिया गया। अभी मेरे लिए सरप्राइजिंग था। बेच कहाँ दिया गया? बेच कहाँ दिया? उसने कहा बाज़ार में। मैंने कहा बाज़ार में औरतें बिकती हैं? उसने कहा हाँ, तुम्हारे यहाँ भी तो है बाज़ार, ये जो कबाड़ी बाज़ार है ये भी तो वही बाज़ार है। और मुझे कहीं और के बाज़ार में बेच दिया। उसने कहीं और का नाम लिया और फिर मैं वहीं बड़ी हुई, वहीं मुझे विरोध की हिम्मत नहीं थी, वहीं मारा पीटा गया और मुझे इस धंधे में डाल दिया। वो पहला मौका था कि जब उस महिला ने मुझे बताया क्या धंधा है। एक ही सवाल बार-बार आता था, उस धंधे में, उस धंधे में, उस धंधे में, समझ नहीं आ रहा था क्या लेकिन वो धंधा है। धंधा क्या, वो एक ना, मिस्ट्री ये था कभी आपके नहीं लिए आया। अभी तक? हाँ, बस अम्मा ने इतना कहा कि वो नाचती गाती हैं और वो मुझे मेरी समझ से परे था कि नाचना गाना कैसे खराब हो जाएगा। तब उस महिला ने बताया कि ये होता है और मैंने कहा फिर यहाँ कैसे आई? तो उसने कहा कि मैं एक दिन मेरे पास एक कस्टमर आया और वो जैसे ही आया तो वो तो मुझे नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं छोटी थी उस समय, लेकिन मैंने उसको पहचान लिया। अच्छा। और कि वो मेरे ही गाँव का था और मैंने उनको कहा कि चाचा जी मैं उनकी बेटी हूँ। चाचा जी कह के मैंने उनको बुलाया और उनका पड़ोस में ही हमारे घर था। तो मैंने उनको चाचा जी कह के बुलाया, उन्होंने सारी बात सुनी मेरी, यकीन भी कर लिया कि मैं उनकी बेटी हूँ। लेकिन उसके बाद में भी वो देह धर्म अलग, जिसका पैसा दिया है वो बात अलग। अच्छा। तो अब वो मेरे लिए पहली बार ऐसा था कि जैसे कहीं चोट लगी हो। ये कैसा हो गया कि जिसको चाचा जी एक बार कह देंगे, वो ज़माना ऐसा था ही नहीं, जिसको भाई कह दिया भाई हो गया, बिल्कुल। किसी बिरादरी का हो, कोई भी हो। तो मैंने कहा फिर वो रोज़ आते रहे चाचा जी और मैं रोज़ उनसे गुहार करती रही कि मुझे निकाल दो। और उन्होंने उनको नहीं निकाला वहाँ से? नहीं निकाला। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि अभी मैंने, वो गवर्नमेंट जॉब में थे, मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र ले लिया है और तुम मेरे साथ चलोगी, फिर मैंने तुम्हारे ही शहर में ले लिया है, ऐसे कहा। और तुम ऐसा करना कि क्योंकि कभी तुम्हारे पापा ना रखें तो जेवर पैसा जो भी हो अपना भी औरों का सब ले आना। वो सुबह 4 बजे निकल गई, उससे पहले निकल ही नहीं सकते। तो 4 बजे वो निकल गई, दूसरों का भी जेवर ले आई, पैसा ले आई, सब लेके और वो चली आई। यहाँ ले आए वो मेरठ। मेरठ में लिया? हाँ, और वो रिटायरमेंट के नज़दीक थे। 1 साल तक तो उन्होंने उसका पूरा सब पैसा वैसा सब समेटा। उनके बेटे आते रहे, वाइफ़ आती रही, वो पीटते रहे, मारते रहे और उसको वहाँ वो कहती रही मुझे घर पहुँचा दो मेरे, नहीं पहुँचाया किसी ने। और एक दिन वो सब समेट के केवल उसके पास एक पंखा था, टेबल फ़ैन, अच्छा। वो छोड़ के चले गए और कुछ नहीं उसके पास, कुछ भी। बनाने खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो फिर वो पास में ही एक छोटी-सी फैक्ट्री थी जहाँ नमकीन और ये सब चीज़ें बनती थी, तो उसमें काम करने लगी, झाड़ू पोछा लगा के उसमें काम वही वो लेडी? महिला करने लगी थी। तो इसलिए उसकी रोज़ी-रोटी का प्रश्न तो खत्म हुआ और वो जब शाम को आती तो मेरे बच्चे को खिलाती थी। थोड़ा बहुत हम लोग भी कुछ ना कुछ कर देते थे। तो मुझे बड़ा दुःख हुआ उससे। फिर उसने मुझे कहा कि तुम मुझे 2-4 दिन बीते, मुझे एक बार मेरे घर वालों से मिला लोगी? मैंने कहा मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। मेरे घर में अभी अनमैरिड देवर हैं, एक ननद हैं, तो सामाजिक भी बात देखनी है। सामाजिक भी है। हाँ, तो मैंने फिर भी सबसे खुशामद की। कुछ बड़ी बहू होने के नाते थोड़ा लाड़-प्यार भी था, तो उस नाते सबने मान लिया कि ठीक। और मैंने किसी को नहीं बताया कि ये रेड लाइट एरिया से ही नहीं तब आपको पता चल गया था मुझे कि उसने ये बता दिया कि मैं ऐसे बाज़ार से हूँ। ऐसे बाज़ार से? हाँ, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया घर में किसी को। मैंने कहा कि ये बेचारी खो गई थी बचपन में, ये कह रही एक बार मिला दो। मिला दो। हाँ, तो ले गए हम, वो मान गए। थोड़ी-सी खुशामद के बाद सब लोग गए हम। वहाँ गए, वो बाहर आए, घर में नहीं बुलाया हमें।
बाहर जंगल में आए, वहाँ बातचीत हुई, बहुत रोना धोना हुआ और बिल्कुल सेम बहन की जैसी शक्ल के 2 भाई थे जो बाद में पैदा हुए होंगे, ऐसे 15, 16, 18 साल के तक के। उन्हीं के और बच्चे, हाँ, उसके भाई, उसके भाई, हाँ, ओके। उस महिला के जो बाद में पैदा हुई। ये तो पहले एक ही बेटी हाँ थी। जी, हाँ जी। और बस रो धो के उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम रख तो नहीं सकते। मैं तो थोड़ा जिद्दी स्वभाव था, तो मैंने कहा क्यों नहीं रख सकते? ये कौन सा अपने आप से थोड़ी भाग गई कि तुम ये सब घर में नहीं बिल्कुल। घुसाओगे, और आप ही के घर का है बच्चा ना? है। और तुम्हारे घर का बच्चा और 5 साल की चली गई, तो लोगों को क्या बताएंगे? इनका लोगों को क्या बताना? मेरे सास ससुर खड़े, मैं खड़ी हूँ, मेरे सब खड़े, कहो कि इनके घर थी बचपन से, घर ही नहीं बता रही थी, अब जाके बताया है। तो बोले ना, ये कह के मुड़ के चले गए। बड़ा कष्टकारी था, मुझे तो दुख हुआ अंदर से, लेकिन उससे ज़्यादा मैं डर गई कि मेरे अब ससुराल वाले मेरे साथ क्या करने वाले, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगा। कैसे हाँ, लड़की के क्योंकि साथ वो उनके लेके सामने आए ये हो। खुला कि ये रेड लाइट एरिया में, ये रेड लाइट एरिया में ये तो खुला वहाँ जाके। अब वो सारे रास्ते सब ये बहस होती रही, बड़ी महाभारत जैसे होती रही। और फिर घर आए तो वही फिर मैराथन एक बहस चल गई कि कैसे ये नहीं रहेगी यहाँ और हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारे तो बच्चों की शादियाँ नहीं होंगी, क्या ये कराती रहती है। आपको बोलने लग गए आपके ससुराल वाले? और उनको, उस महिला को, उस महिला हाँ, कि इससे कोई संबंध नहीं रखना, इसको बोल दो। पर्दे का रिवाज हमारे यहाँ कि भाई इसको बोल दो कि ये उससे बात नहीं करेगी बिल्कुल भी। वो भी सुन रही थी सब, वो किसी समय निकल गई। या तो मुझे लगा कि ये सोच के कि इसका घर क्यों बर्बाद कराऊं, और वो चली गई। हमने देखा कि चली गई तो मुझे, मैं देखो इसमें झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे ना सुकून हुआ एक, सुकून चली गई, सच में मुझे सुकून हुआ, चली गई तो अच्छा हुआ। मुझे जो डांट पड़ने वाली है, जो सबकी नज़रों का सामना हर वक्त करना है, क्योंकि अभी मेरा से किसी का नहीं हुआ था, नहीं हुआ अभी वो था। आपस में ही कर रहे थे। और मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे हस्बैंड के साथ शुरू होगा, वो मुझसे कहेंगे क्या कराया तुमने, क्या बर्बाद करा दिया, ये कर दिया। तो वो सब सुनने की मुझे ताब नहीं थी। हाँ, वहाँ एक तरीके से हुआ कि हाँ, चलो चली गई, मेरा चलिए, टेंशन खत्म मेरी हुआ, टेंशन एक खत्म तरीके हो से। गई, ये हो गया। और लगभग मैं भूल गई। फिर 1 साल बीत गया और यही दिन थे अब आजकल के, वो आई भाई दूज वाले दिन, और आके देखा अच्छे से कपड़े पहन रखे, बड़ा फल मिठाई उठाई रखी, एक आदमी उसके साथ में था। उसने आगे कहा कि मुझे मैंने पहले पूछा कि कहाँ थी अब तक? बोली मुझे वो दिखा दो, मेरे बेटे को ना गोविंदा बुलाती थी वो, कि गोविंदा को दिखा दो, मुझे उसे टीका करना है। मैंने कहा पहले बताओ कहाँ थी अब तक? तो उसने कहा देखो, मेरे घर वालों ने रखा है, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे घर से चली गई कि तुम्हें ये लोग नहीं रखेंगे थे, नहीं रखेंगे, और अब मैं वहाँ चली गई जहाँ से आई हूँ, दोबारा से उधर। हाँ, वहाँ तो मुझे कोई रोक टोक नहीं, मैं वहाँ चली। मेरी सोच केवल इतनी थी कि यही रेड लाइट एरिया अब तक जो समझ बनी इतने सालों में, वो यही थी कि यही है केवल, और कहीं कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी अब तुम्हें गोविंदा को, अब तुम जाओ, और मेरे घर में तो बड़ा महाभारत हो जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। पर जैसे वो आपकी हाँ, फ्रेंड थी तो आपने भी नहीं उनको लगा मुझे, सपोर्ट नहीं किया फिर ना कि- बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने रत्ती भर भी नहीं किया। और वो बड़े भारी मन से उसने सामान में सब सामान उठाया और चल दी। अब मैं चूँकि छत पे थी उस समय, और वो जैसे नीचे आंगन होते हैं हमारे यहाँ थोड़े हाँ बड़े, जी। और आंगन पार करके दरवाज़ा होता है, तो दरवाजे में पहुँच के उसने पलट के देखा। बस वो पहला और आखिरी पल था कि मैं अंदर तक हिली। मुझे लगा तूने आज बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। और इसे रोक लेना चाहिए। रोकने की हिम्मत नहीं थी, 18 साल की उम्र, हिम्मत नहीं थी, हस्बैंड भी पढ़ रहे, मैं भी पढ़ रही हूँ, कोई कुछ हमारे पास कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं कि सेल्फ स्टैंड हो जाए, खड़े हो जाएंगे, इसको साथ रख लेंगे, कुछ करेंगे। तो उनकी भी हिम्मत इतनी, हालांकि वो थोड़े से दबंग थे, पर उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर वालों के सामने कहेंगे नहीं जी इसको तो रखेंगे, हम क्यों रखेंगे। तो वो चली गई। उसने मुड़ के मुझे देखा तो मुझे लग रहा था कि उसकी आंखों में हज़ारों आंसू और हज़ारों शिकायतें शायद एक थी। उम्मीद थी कि उम्मीद करके वो मेरे कुछ पास तक आई थी। और मैं भाग के अंदर गई एक बार, तो मैंने सोचा एक बार मैं छत पे लेके खड़ी होंगी बेटे को तो ये देख लेगी, तब तक वो चली गई थी। फिर वो कभी नहीं गई मन से बात, और वो लास्ट टाइम था जब वो आपने लास्ट टाइम था। फिर 10 साल बीते ऐसे ही। अभी तो जैसे सबकी शादियां हो गई, बाकी हमारे नंद की, देवर की, फिर फादर भी नहीं रहे, फिर बाद में हमारी मदर इन लॉ भी नहीं रही। तो तब मैंने इनसे एक दिन कहा कि क्या मैं वहाँ जाऊँ, एक बार उसे ढूंढ लूँ। तो एक बार को तो शौक से हुए, फिर बोले उसको, मैंने कहा हाँ, जो 10 साल पहले हाँ किया। तो बोले कि ढूंढ लो, और एक शर्त है। मैंने कहा क्या? बोले वहाँ मार खा के आई, किसी से अगर गाली गलौज सुन के आई, और यहाँ आकर मत रोना, यहाँ रोई तो दोबारा नहीं जाने दूंगा, जो करके आओ बाहर से बाहर में घर तक कोई बात घर तक नहीं आनी चाहिए। उनको ये था कि मैं एक पल में डरी जाऊंगी वहां से और वापस आ जाऊंगी, फिर जाऊंगी। हुआ ये, मैं पहला पैर मेरा ठिटका भी,
क्योंकि एक मेरा परिचित रिक्शा वाला वहाँ खड़ा था, उसने मुझे देखा, ऊपर जैसे ही मैंने सीढ़ी पे पैर रखा उसने मुझे देखा और अगले पल मैंने झटक लिया अपने दिमाग में, करता रहेगा। और वो आज तक भी मेरे यहाँ आता रिक्शा वाला, मेरे घर का सामान वामान लेके, मतलब हमारे यहाँ चारा वारा आता। तो पर कभी हमारी चर्चा नहीं हुई आपस में इतने सालों में। मैं चली गई ऊपर और हर दिन फिर दरवाजे बंद हुए, धक्के लगे, गालियाँ खाई, कुछ नहीं ये भी समझाया, अरे बेटा तू क्यों आती है, अच्छे घर की लड़की है, अच्छे घर की बहू है, और छोटा सा कस्बाई मानसिकता का शहर है, अब तो बढ़ गया, इस तरह यहाँ मत आया कर। कुछ नहीं ये भी कहा कि एक दिन तू यहीं बैठी, तुझे पैसा कमाना तो बता, शाम को आया कर, दिन में बताया। इस तरह के भी जुमले सुने, पर मैं वापस नहीं लौटी, क्योंकि मैं हर किसी में ढूंढ रही थी वो कहीं मिल जाए, कोई और मंशा नहीं थी, कुछ समाज सेवा पता नहीं क्या होता है। ऐसे ही मुझे 2 साल बीत गए, अलग अलग जगह पर जाते जाते ऐसी जगह हाँ। पर। इस बीच बस मैं ये कहती रही कि मुझे तो बच्चे पढ़ाने तुम्हारे, और कुछ थोड़ी करनी है। मेरे सामने ये शर्त रख दी गई थोड़ी नानुकर के बाद कि जिसका बच्चा उसके कमरे पढ़ाओगी, हमारे में नहीं लाओगी। ये बिजनेस राइवलरी थी उनकी कि हमारी सूचना दूसरे पे ना चली जाए, दूसरे के हमारे यहाँ ना जाए, तो अपना अपना रखो, वहीं जाके पढ़ाना। जैसे मैम ऐसी जगह पर आपने अलग अलग जगह पर गए, ऐसी जगह में एक आम लड़का तक जाने से कतराता है कि मैं जाऊंगा कोई देख ना ले, हाँ क्या सोचेगा। हाँ और वहां पर आप एक उस टाइम पे एक यंग होकर के आप हाँ। उस एज में ऐसे गए, तो कहीं आपके मन में कभी वो नहीं आया कि लोग देखेंगे तो शायद गलत पता सोचेंगे नहीं। आपके बारे में या क्या कहेंगे? मैं सच कहूँ तो नहीं आया कभी, क्यों नहीं आया मुझे खुद भी नहीं पता, डर भी नहीं लगा कभी। इतना कहने के बाद भी कि तुझे एक दिन यहीं बिठा देंगे, तू यहाँ तुझे पैसा कमाना तो आ जा, मैं देख रही हूँ मेरे सामने कस्टमर आ रहे हैं, अब असलियत खुलती जा रही है। 2 साल में तो बहुत कुछ खुल गया था, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों मुझे डर नहीं लगा। आज भी नहीं पता लगता क्यों मुझे डर नहीं लगा। कभी दिल धड़का नहीं उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, कभी उतरते नहीं लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे, हालांकि बहुत बार हुआ, पर पता नहीं क्यों नहीं लगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। कोई ऐसी ताकत जरूर थी जो मुझे पीछे से बस थाम के रही, चाहती थी कि हाँ। ये काम। हालांकि मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ पूरी तरह से, व्रत व्रत नहीं रखती हूँ, कोई बहुत पूजा पाठ नहीं करती, किसी ने दे धकेल के रख दिया, रह गए व्रत, खा लिया जब मर्जी हुई, इस तरह का मतलब बस स्वभाव रहा। पर पता नहीं क्यों वहाँ चले गए। और फिर एक बड़ा हादसा ये हुआ कि जैसे ही भाइयों को पता लगा, नज़दीक घर थे सब, तो तैसे ही भाइयों ने संबंध तोड़े, उनकी बेइज्जती कराओगी, यही काम रह गया। पर थैंक गॉड मेरे इन लॉज की तरफ से मुझे कभी भी पूछा भी नहीं, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं कभी ना, कभी पूछा भी नहीं कि तुम क्या कर रही हो, वहाँ क्यों जा रही हो, ये भी नहीं पूछा। तो मैंने अपने भाई को कह दिया कि ठीक है, ये कह दो मेरी बहन नहीं है। कौन नहीं जानता तुम्हारी बहन है, मैं कहा मत बताना। खैर वो तो सब चीज़ें नॉर्मल बाद में हुई, ये कोई बहुत दिन रुकने वाली चीज़ें नहीं होती। पर डर कभी नहीं लगा, आज भी नहीं लगता। आज तो उम्र हो गई, तब तो उम्र भी नहीं थी, उस टाइम पे भी नहीं लगा। और फिर एक लड़की ने बस मुझे कहा पहली बार, जो राह दिखाई, तो मैं उस लड़की को मानती हूँ। उसने मुझे ये कहा, मुझे राह जीने की, वहाँ जाने की राह तो उस महिला ने दिखाई, और फिर मुझे क्या करना है ये उस औरत ने, लड़की ने बताया। उसने मुझे कहा कि ऐसे ही आती रहोगी। मैंने कहा हाँ बताओ, बच्चे पढ़ा तो रही हूँ। तो बोली बस इनको पढ़ा के चली जाओगी, स्कूल तो ये जाते नहीं, तुम्हारे जाने के बाद सब कस्टमर ढूंढ के लाते रहेंगे फिर। तो मैंने कहा क्या करूँ फिर मैं। बोली पहले बताओ क्यों आई हो यहाँ। मैंने कहा कुछ नहीं, बस यही कि यहाँ के हालात सुधरें। बिल्कुल कुछ नहीं सुधरने वाला, एक काम करोगी, बताओ मुझे निकाल दोगी यहाँ से। तुम तो रोज घूमती रहती हो बाजार में, निकल जाओ, चले जाओ, कौन रोक रहा है आपको? तुम्हें कौन रोक रहा है। बोल रही है तुम्हारी गलतफहमी है, नीचे से लेके ऊपर तक, रिक्शे वाले तक, ये प्लम्बर, ये जो बाहर मोची बैठे, ये सब बैठे, सब इनके हैं। मार्केट तक में जो लोग घूम रहे हैं, पूरा सब, कि मार्केट तो है ही, नीचे है, ऊपर उनके वो है कमरे, तो सबको बताया। सब 1 मिनट में खबर करेंगे को भागी। अच्छा तो वो मत कहो। देखा फिर बोले एक कस्टमर भेजो फर्जी अपना, वो मुझे रात भर के लिए बुक करके ले जाएगा। अब ये मुझे भरोसा करती है, और शर्त एक है कि मैं रात भर रहूँगी, सुबह 6 बजे तक, मगर मेरी बेटी इनके कब्जे में बुलानी पड़ेगी उससे पहले, वरना 6 बजे में वापस चली जाऊँगी। तुम ये मत समझना तुम मुझे आज बुला लिया तो मैं निकल गई, निकली नहीं हूँ, मुझे तब निकलूँगी मैं जब मेरी लड़की आ जाएगी। अभी मैंने कहा ये कैसे, कहाँ है, तो उसने बड़ी दूर एक जगह बताई। तो बड़ा मैंने फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया। तो फ़ोन के तो ज़माने नहीं थे ये वाले मोबाइल फ़ोन के, तो जो उच्चाधिकारी थे शहर के, उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बात जेन्युइन है, लेकिन बाई रोड मुझे आदमी भेजना पड़ेगा। मैं खबर करता हूँ और कोशिश करूँगा, बिल्कुल ले आओ लड़की को। लड़की हमने बुला ली, 1000 रुपये जमा कराए, इसकी ID वाईडी जमा हुई, लड़की आ गई। पूरी रात हम लोग पिन ड्रॉप साइलेंस साथ के बैठे रहे।
और सुबह 6 बजे लड़की ने बवाल कर दिया कि मैं जाऊँगी, नहीं रुकूँ, मेरी बच्ची नहीं आई। और ये तो सूचना मिल गई थी कि वहाँ से लेके चल दिए, लेकिन अब बीच में तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये नहीं पता लग रहा था बहुत। तो मैम 6 बजे तक का ऐसा क्या टाइम था कि 6 बजे उसको वापस जाना है? नहीं जाएगी तो वो आ गई थोड़ी देर में कि वहाँ से खबरें आने लगी, वो मुकदमा लिखा रही है, इस आदमी की आईडी जमा है, उसके खिलाफ अपहरण का मुकदमा लिखा रही है, मेरी लड़की को अपहरण करके ले गया और मार देगा जान से और सैकड़ों। तो खैर हमको समझ नहीं आ रहा था, पर अधिकारी जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि अजीब बावली बात करती हैं आप, मैं कैसे बैठा हूँ, मेरे बिना क्या मुकदमा हो जाएगा वहाँ, आप बैठे रहो आराम से, आने दो, वो जो कह रही है कहने दो उनको अपने ढंग से। फिर 7 बजे के करीब लड़की आई, आ गई उनकी बेटी। हाँ, और वो पहली बार जब माँ बेटी मिली, मुझे पहली बार ये लगा कि मैंने जिसके प्रति अपराध किया, मैंने माफ़ी मांगी कि मैंने थोड़ा सा एक सुकून मुझे है, तुम जहाँ भी हो और ठीक रहो, तुम्हारे जैसी और लड़कियों को निकालती रहूँगी, जिस दिन तुम मिलोगी उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगी। वो पहला केस था आपका जो आपने? हाँ। मैम जैसे ये कहा जाता है कि 18 साल के बाद तो लड़का लड़की दोनों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, अगर वो एग्री हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जैसे मार्केट से बाहर जाते हैं, अगर वो डायरेक्ट पुलिस के पास जाएं कि भाई मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, ये मेरे को उल्टे काम कराते हैं, कहाँ जाएंगी? जैसे अभी आपने उनको निकाला, वो कहीं राजस्थान गए अपनी जगह पर, ऐसे नहीं वहाँ नहीं गई वो, ये भी आगे है कि फिर उनको नारी निकेतन रखा जाता है। अच्छा। और जिनके, हाँ, क्योंकि एक्सेप्टेंस कहीं नहीं है। नारी निकेतन में उसकी शादी, उसकी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया गया, उसकी शादी हुई और आइडेंटिटी छिपा के, ये बता के थोड़ी कि वहाँ से निकल के आई, वो भी शादीशुदा है, उसकी बेटी भी शादीशुदा है, वो अलग बात है, तो पुरानी बातें हो गई। मगर वहाँ से वो निकलने का तो कैसे, क्या बताएगी जाके क्या कर रहे थे, धंधे में थे, अब कहाँ जाएंगे? नारी निकेतन। और नारी निकेतन वो कोर्ट में जाएंगी, कोई कहेगी मैं मौसी हूँ इसकी, फर्जी आधार कार्ड सबके पास, सब कुछ है, सारी आइडेंटिटी है सबके पास, तो वो उन्हें तुरंत छुड़ा लाती हैं, लड़की कुछ भी विरोध नहीं कर पाती। अच्छा। हाँ, कि मेरी लड़की को जबरन रखा गया, फलाना एनजीओ लिया है, डिकानी वो लिया है मैडम, ये हो गया, तो वो नहीं है, वो बात तो आप छोड़ दीजिए कि वो निकल सकती। ये तो ऐसा है कि जैसे हाथी का पाँव उठाया ना जाए आपसे, ये तो मैम जैसे किडनैपिंग भी होती है, अब जैसे जबरदस्ती किसी को किडनैप कर लेते हैं, अब उसको जबरदस्ती रखा हुआ है तो पुलिस ढूंढती है कि कहाँ गया बंदा, क्योंकि मुझसे पूछा जाएगा कि मेरे साथ इस कमरे में क्या क्या हो रहा है, तो मैं उनको स्टोरी बताऊंगा कि मेरे साथ इन्होंने जबरदस्ती करी। किसको? पुलिस को। हाँ जी। उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कैसे? जब मैं Basically रेस्क्यू system करने खुद जाती हूँ मिला हुआ है ना, उनके साथ। बिल्कुल, जब मैं एक रेस्क्यू करने जाती हूँ, मैं कहीं चोरी से थोड़ी बोल रही हूँ, मुझे तो पता है कि आप ये उस पर शाया करेंगे, मैं उस वक्त जब करती हूँ, जब मैं कहूँगी, मैंने कहा नहीं नहीं इस पे देखना है, पहले तो मैं पुलिस बुलाती नहीं हूँ, मेरा मीडिया बहुत सहयोग करता है, बहुत, मैं उन्हीं की वजह से जिंदा भी हूँ, कि मैं चलो इस वाले पे देखो, और उस पर हमें नहीं मिला, एक जीना है 2 कमरे, तो हमें इसको नहीं मिला, तो वो उनका पहला शब्द होता है कि अरे मैडम तो पहली कह रही है, तो करती नहीं है ऐसा कोई काम, इसके नहीं आती कोई भी लड़की जबरदस्ती की, अपनी मर्जी से आती हैं सब लड़कियां, उन्हें ज्यादा पता है हमारे अलावा। जब सिस्टम ही मिला हुआ है तो फिर उसमें वही क्या करेंगे? तो मैं खुद कहती है कि सैया भाई कोतवाल डर का है काम है, बताओ तुमसे क्या डरेंगे? पर सिस्टम में भी तो मैम अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, कि एक जैसे हमारा, अगर मैं मेरठ की बात करूं, कबाड़ी बाजार जो है, वहां पर एक अगर पुलिस स्टेशन के लोग मिले हुए हैं जो उसके नियर बाय अंडरस्टूड के वो उनको पैसा देते हैं, लेकिन उस एरिया के बाहर जिस एरिया में वो थाना आता है, जिसके अंडर में वो थाना आता है, वहां पर हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये गंदे काम होते हैं, या यहाँ पर ये होता है, इनकी ये कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई मदद नहीं हो रही है, या चैन है, ऊपर तक चेन है? जब एक आईपीएस अधिकारी मुझे ये कहता है कि मैडम आपने अपने पैसे भी खोए, हमारे भी खो दिए, ये आपने क्या कर डाला? जब मैं किसी पे एक पे मुकदमा लिखाती हूँ, तब 2 मुकदमे मेरे खिलाफ लिखवाते हैं ये। अच्छा। तो इसकी बात करेंगे आप? और आप पे मुकदमे का क्या वो टॉपिक रखते हैं कि आप? मुझे रखते हैं एब्डक्शन, मारपीट, और बस, और ये काम में बाधा डालना, क्या काम है ये नहीं पता, बस जबरदस्ती के परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो ये कोई बहुत वो नहीं है। देखिए बड़ा क्या, एक लड़की भाग सकती है, भागेगी, नीचे वाले दुकानदार कहेंगे अरे तेरी लड़की भाग गई, जल्दी पकड़, इधर गई है इधर गई है, पकड़ लेगी, कैसे भागेगी? कैसे भागेगी? और उससे बड़ा ये है कि जैसे मैं अभी एक लड़की, हमारे और आपके शहर के बीच की लड़की, थोड़ा किसी बहुत गरीब घर में, माँ बाप रहे नहीं, बुआ के यहाँ पल रही थी, जो भी हालात थे, एक लड़का कहता तेरी बुआ तो तेरी शादी करेगी नहीं, मैं तो उससे शादी करूँगा। अच्छा। और मतलब 2 भी थे बाई कास्ट, तो उसके उसमें आ गई, बोले तू यहाँ से चली जा, साथ साथ जाएंगे तो सब कहेंगे भाग गए, और मैं बाद में आऊँगा, पहले ढूंढवाऊँगा तुझे,
मैं बाद में आ जाऊँगा। और ये एक टिकट दिया मेरठ का, 20 रुपये दिए उसके हाथ में, और कहे कि जब तू उतरेगी बस अड्डे पे तो कोई भी रिक्शे वाला मिले। ये पहले की बात बता रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की बात है ये? ये बहुत बार की बता रही हूँ, कई हुए ऐसे इंसिडेंट। ये तो मैं नज़दीक का बता रही हूँ कि जो मेरे और आपके शहर के बीच का हुआ। ओके। तो उसमें बैठ के रिक्शा में कह देना कि मुझे कबाड़ी बाजार छोड़ दो। अच्छा, हाँ, तुमसे कोई पैसे नहीं मांगेगा। उनको नहीं पता कबाड़ी बाजार क्या है, उसको तो कुछ नहीं पता, वो तो बेचारी सीधी सादी गरीब लड़की हो तो गरीब ऐसे। लड़की है बहुत। तो उतर गई वो, और कहा कि किसी भी जीने पे चली जाना। वो चली गई, जीने पे चली गई, वहाँ जाके और मतलब खड़ी हो गई है, जो भी कुछ हुआ। बाई चांस उस दिन मैं अपने घर से आ रही थी मायके से, मेरा मायके का जैसे रास्ता क्रॉस तो वही करना है मुझे अपने ससुराल जाने के लिए। जो वहाँ का सबसे मतलब मठाधीश पिंप है, वो उतर रहा था एक जीने से। मैं कभी बोलती भी नहीं उससे, लेकिन अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं कहती हूँ ना, मेरा ऊपर वाला कहीं साथ दे रहा था, मुझे नहीं पता। मैंने ऐसे उसके कंधे पे हाथ रखा, क्योंकि हमारे यहाँ उस दिन ना पैंट लगती है और बहुत अच्छा। भीड़ होती है, आदमी को आदमी नहीं दिखाई देता। तो ऊपर से उतरा तो भीड़ में मुझे अचानक दिखा, मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, इनका बहुत उड़ रहा है, अच्छा, काट दूंगी तुझे एक दिन। ये आपने धमकी दी हाँ, उसको? मैं ये कहकर मैं चलने को हुई तो उसने इतने में एक रिक्शे वाले को पास लगाई और कहा बहन जी को छोड़ के आए इनके ऑफिस। तो मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, उनका ना 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 जाओ। उसको 20 रुपये दिए, छोड़िए इनको। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करती किसी बात का, मैं चली गई। मेरे से पहले मेरे ऑफिस में खड़ा था वही बंदा? मैंने पूछा यहाँ क्यों खड़ा है, तो बोले वहाँ नहीं बता सका, अब बता रहा हूँ। मैं वहाँ इसीलिए तो था, इसीलिए आया था, एक नई लड़की आई है, मैं तुमसे बताने आ रहा था, अब तुमने मुझे ऐसी बात कह दी, मैं थोड़ा डर गया। वो लड़की ले आओ। मैंने कहा तू ले आता, क्यों नहीं लाया? बोला मैं नहीं ला सकता, तुम्हें तो पता ही है, मैं लाऊंगा तो एक और खामखा का बवाल हो जाएगा, तुम ले आओ, लड़की निकाल लो। ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी ना कि उसने इतनी जल्दी मुझे ये आभास कराया, और मैं उस लड़की को ले आई। मैंने उससे बाहर ला के पूछा, मीडिया ट्रायल कराया जैसे। मैंने कहा बेटा तुमको लगा नहीं, तुम कहाँ आ गई? बोल नहीं, मैंने सोचा नीचे भीड़ हो रही है और ये लड़कियां तैयार हो रही हैं सब, तो इनके यहाँ शादी होगी शायद। और वो जिस समय थी ना मीडिया ट्रायल करा था, वो ऐसे करे जा रही थी, यूं करके लगा था। मैंने कहा क्या है साथ में, क्या हो गया? खोल के देखा तो एक मुड़ा थोड़ा 20 का नोट था, जो उसने दिया। मैंने कहा ये कहाँ से आया? बोले उसने दिया था। तब उसने पूरी बात बताई कि ऐसे हुआ। तो इतनी सी देर लगती है एक लड़की बिक जाने में, वो कैसे निकलने की हिम्मत करेगी जरा बताओ? वहां तो उसका कोई नहीं रखवाला, वो तो भाग गई घर से, उसको तो मान लिया कि लड़की भाग गई, अब वो कैसे जाएगी वापस? फिर भी हमने कोशिश की, मैं उसको फिर मीडिया ट्रायल के बाद में सब लिखा पढ़ी हुई, उसके बाद कोशिश की, उसकी बुआ को कहा कि भाई ये रास्ता भूल गई थी, बोली जी हमसे तो मर गई, क्योंकि अच्छा। हाँ, क्योंकि बुआ के सामने तो रास्ता था। ये 3 बहन भाई थे, 2 भाई 1 बहन, जब इनके माता पिता मरे एक्सीडेंट में। तो भाई तो इसलिए उनको अच्छे लगे कि अपनी बेटियों से शादी कर ली, अन्य समुदाय के हैं, और उनके चूंकि बेटा नहीं था कोई, तो उस लड़की कहाँ जाती? वो तो नौकरानी थी, भाग गई तो भाग गई, जवान होती को सब कहते हैं कि शादी कर दो, शादी से बच गए, तो नहीं रखी उस लड़की को। नारी निकेतन से उसकी शादी हुई फिर बाद में। ये ठप्पा ही ऐसा है कि जो एक बार लग जाता है तो समाज फिर उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। अरे जब लड़की घर से किसी के साथ भाग जाती है, शादी कर लेती है, उसे जिंदगी भर एक्सेप्ट नहीं करते। वेस्टर्न यूपी तो और भी खतरनाक जगह है, जहाँ हॉरर किलिंग होने में देरी नहीं लगती, और अगर लड़की चली गई तो मर गई, फिर नहीं कोई नाम लेता। तो फिर कहाँ वहां कैसे उम्मीद करोगे कि वो कोठे से आ जाए और उसको रख लें? बिल्कुल। ऐसा कोई दिलदार नहीं पैदा हुआ कि जो उन्हें घर की जीनत बना ले, कोई नहीं ऐसा। सब जितनी भी शादियां हमने कराई हैं छिपा के कराई हैं, और उन्होंने बड़ी इज्जत रखी है हमारी। मैं मानती हूँ, मैं जितनी बेटियों की माँ हूँ, उन्होंने सबने मेरी बड़ी अच्छे से इज्जत रखी। जिनके साथ शादी होती है उनको भी सच नहीं बताया जाता कि इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने खुद से कहा आगे बढ़ के कि मेरी इससे शादी करा दो, मेरे से अफेयर चल रहा है, उनकी भी कराई हम, और अलग अलग धर्मों के होते हुए भी कराई। और मेरा थोड़ा सा ये रहता है, मतलब मैं थोड़ा बिंदास हूँ कि अरे सामने वाला क्या ज्यादा से ज्यादा तुझे डांटेगा ना, डांट लेगा। जैसे एक मैं थी कहीं पे, तो मुझे किसी ने फोन किया, मेरा मायका होने के नाते ज्यादातर बच्चे दीदी बुआ जी करके बुलाते हैं, तो किसी ने मुझे फोन किया कि बुआ जी एक लड़की आई है और आप जल्दी आ जाओ। मैंने कहा कहाँ से आई? बोले ऊपर से। तेरे पास क्यों आई? कह रहे ऐसी भाग रही थी तो मैंने उसे रोक लिया, तो उसने कहा मुझे उनका घर बता दो मेरा, तो मैंने बिठा लिया उसको, आप आ जाओ। हम पहुंचे, हमने कहा बताओ? बोले मुझे शादी करनी है उससे। एक लड़का बताया, भैया उस लड़के को ढूंढो कहाँ है? बोले लड़का तो बाहर ही खड़ा है। लड़का भी हमने बुला लिया, रिक्शा चलाता था, कभी मजदूरी कर लेता था दाल मंडी में। बोले शादी करेगा? हाँ जी। और मैं कहा इसके तो एक बच्ची भी है? मेरी है। अच्छा। हाँ, इसे पता है कि मेरी है बच्ची। तो मैंने कहा फिर?
तो उसके पास जाता था वो। हाँ, वहीं से उसका फिर वो बोले मुझे शादी करवा दो बस, मैं यहाँ नहीं रहने देना चाहता इसे, ये लाख चाह के भी इस धंधे से नहीं छूट पाएगी। मैंने कहा चल, थाने ले आए हमने इंस्पेक्टर साहब से कहा, मैंने कहा जी शादी होनी इनकी तो आज ही यहाँ। बोले नहीं नहीं ऐसा बवाल मत कराओ। मैं कहा जो होगा होगा ही, तुमने काय को मंदिर बना रखी, मंदिर में शादी कराएंगे। हमने इस बीच हमसे एक बहुत जिम्मेदार आदमी थे शहर के, जिनको बड़ा रसूख है उनका, अब तो नहीं रहे, तो वो कहते थे कि अतुल जी कभी कोई नेक काम हमसे भी करा दो। मैंने उन्हें फोन करा, आ जाओ एक कन्यादान करना, वो आ गए उनसे करा। हाँ, फिर एक शहर काजी को करा, मैंने कहा सर आ जाओ एक शादी कराना, निकाह पढ़वाना, बोले आ गए वो भी, मुझसे सवाल नहीं करते लोग, बस आ गए। मैंने काजी जी से कहा, मैंने कहा देखो लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, आप बता दो जो करना है, पहले हम इसकी शादी करवाएंगे मंदिर में, मैंने कहा ये करेंगे शर्मा जी इसका कन्यादान लड़की का, और हम लड़के की तरफ से, इधर से आप इसकी तरफ से, जो आप इसके, उनसे छुआरे बटवाए, उनसे शादी कराई, सब काम कराए, और बड़े अच्छे से रह रही है। उसकी 3 बेटियां हैं, वो रिक्शा चलाता है और खुश है, आते हैं मुझसे मिलने कभी कभी, ऐसे भी नहीं है कि नहीं आते, जब भी कभी बाजार वजार आए तो आते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बोले नहीं, मैं पूछती हूँ, मैंने कहा बेटा उधर का तो कभी नहीं, बोले नहीं मैं तो उस गली से भी नहीं निकलने देती इसको, मैं तो ऐसा नहीं है, उनको भी घर चाहिए, उनको भी इज्जत चाहिए, वो इज्जतदार घरों से तो आई हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से कहीं से ऐसे पेशे में पैदा हुई हैं, तो वो उनको अंदर से ये देता है हौसला। मैम ऐसी जगहों पे ज़्यादातर जो लड़कियां फंसती हैं या जाती हैं, क्या ज़्यादातर ये फंसाई जाती हैं या कुछ अपनी मर्जी से भी जाती हैं, या इनका टारगेट इनके कौन रहते हैं? देखो एक छोटी सी बात, ये एक छोटा सा कमरा है, एक बाहर वो इतना सा कमरा है, वो कमरा है जहाँ कस्टमर आए, ये कमरा है जिसमें 3 केबिन बने हुए हैं, और यहाँ पे वो लड़की और कस्टमर रहे। आप बताओ कौन अपनी मर्जी से वहाँ आना चाहेगा? और वो इस कदर गंदा, ये साफ सुथरा अच्छा सा दिखने में लग रहा है, वहाँ पे बीच में गंदे से फटे हुए पर्दे जो चिथड़े हुए, कभी धुले नहीं जिस दिन डले हुए, इतने गंदे गद्दे की जिनकी ऊपर का कवर भी नहीं रहा, टंगे हुए कुछ कपड़े, एक डब्बा जिसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गंदी और घटिया सी बिल्कुल, ये उनका जीवन है। 3 लड़कियां हैं, 3 कस्टमर के साथ है, अंदर दूसरे के साथ क्या हो रहा है सबको पता लग रहा है। अच्छा, कौन उस गंदगी में आना चाहेगा? आप बताओ, अपनी मर्जी से। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि अपनी मर्जी से भी आती है, उसमें कोई नहीं आना चाहेगा। वो तो इतनी भयंकर, इतनी भयावह जगह, कौन आके कहेगा कि मेरे को आप कल्पना नहीं कर सकते कि उन सीढ़ियां, वो जो सीढ़ियां हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए, वो सीढ़ी नहीं रही अब वो घिस के बीचों बीच से ऐसे घिस के ईंटों की हैं चूंकि वो, कि आदमी एक बार अगर संभल के ना चढ़े तो फिसल के नीचे आ जाएगा। उन सीढ़ियों पर कौन जाना चाहेगा? तो ज्यादातर लड़कियां फंसाई जाती हैं झूठे वादे करके, झूठे वादे, शादी के, प्यार के, काम के, और यहाँ जाती है। और मैम ये ज्यादातर क्या ये गांव की लड़कियां, मतलब नहीं 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 नहीं, लड़कियां होती हैं? अभी मैंने जो सोनागाछी से लड़की निकाली है, दिल्ली के बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़की थी। दिल्ली के, क्योंकि इनको तो ज्यादा नॉलेज भी रहती है, मेट्रो सिटी में है, 10 लोगों से मिलते हैं, पता है कि क्या लोग कहाँ लेके उस नॉलेज की कैसे बात होगी? एक लड़का हाई फाई जिम शिम करके बॉडी वॉडी बना के वही तो उतार रखे हैं, गया लड़की को फंसाया कि भाई मैं तो शादी करूंगा तुझसे। मैं तो बार बार हर कॉलेज में जाती हूँ, जहाँ भी वहाँ कहती हूँ कि भैया अपने माँ बाप को पहले बता दो, करो लव मैरिज, आज कोई बुरी बात नहीं है, अपने माँ बाप को बताओ कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ, ये तुम्हारा भाग्य है, मगर माँ बाप की नजरों में तो रहेगा कि ये है वो लड़का, वो ये तो नहीं है कि तुम्हें लेके भाग जाएगा। और जो तुमसे ये कहे कि माँ बाप से नहीं मिलेंगे, वो हम पे पुलिस बुला लेंगे और ये कर देंगे, समझ लो वो तुम्हें धोखा के शिकार करने जा रहा है। हाँ जी, तो हो गई शिकार, जो सोनागाछी चली गई। तो आप लोगों ने ये पॉडकास्ट शुरू किए, मैं बहुत 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 आभारी हूँ कि उस बच्ची ने सुना और मुझे संपर्क किया, और फिर मेरे अपने भी बहुत सारे रसूख हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सरकार में भी, प्रशासन में भी, उनके ज़रिए हमने उस बच्ची को निकाला, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ज़रिए निकाला, मुझे जाना भी नहीं पड़ा और बच्ची सुरक्षित अपने घर आई। तो ये तो देखिए इतना धोखा है, इतना बड़ा जाल है वो, उस जाल में कोई, उसकी चकाचौंध में कोई नहीं फंस के आने का है। वहाँ तो इतना कभी डिम लाइट, मैं कह रही हूँ ऐसी लाइट कि मुझे शायद ढंग से किसी के चेहरे अगर मैं दिन में ना जाऊँ तो मुझे याद भी ना रहे कि कौन है वहाँ पे, कौन है, आने वाला भी नहीं, वो लड़कियां भी कौन कौन है, चाहे मैं हर रोज जा रही हूँ तब भी मुझे याद ना रहे। वो एक 0 वाट का टिमटिमाता सा बल्ब केबिन्स में, वो भी नहीं। तो कौन सी दुनिया, कौन सी चकाचौंध की बात करते हैं हम जिसमें फंस के चली जाएगी कोई लड़की? मैम जैसे वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं और वहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर आते हैं, कोई वहाँ पर ऐसे रिलेशन बनाने नहीं आता है, और ऐसी जगह पर ज़्यादातर प्रोटेक्शन वगैरह यूज होती है, तो इनके बच्चे वगैरह, इनकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ती है? देखिए, 2 स्थिति को समझिए। आज से 20 साल पहले वहाँ प्रोटेक्शन नहीं था, और उनके बच्चों को बास्टर्ड भी कहा जा रहा है, पता ही नहीं जिनके बाप का।
एक दो बच्चे पता नहीं किसके बाप है, लेकिन आज उन्हें पता है कौन बाप है इनका। मगर पहला बच्चा, वहाँ कोई अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। जो जबरदस्ती का शिकार है वो क्यों प्रेग्नेंट होना चाहिए? बिल्कुल। उसको किया जाता है, जानबूझ के उसे मजबूर किया जाता है, बिना प्रोटेक्शन रहे किसी के भी साथ, और पहला बच्चा किसी का भी बच्चा हो जाए, ताकि माँ रुकी रहे। माँ तो माँ है, उसका बच्चा छीन लोगे 1 सवा महीने का, माँ की छातियों में दूध है, माँ चिल्ला रही है, माँ का मन भर रहा है मैं अपने बच्चे को गले लगाऊं, हर माँ माँ होती है, और बच्चा उससे छीन कर रख कर दिया जाए। और जब उसे एक बार मिलने के लिए 200 रुपये कमाने, पहले एक मुलाकात में 200 रुपये तो देने होंगे मालकिन, तब बच्चा मिल पाएगा। और वो किस हालात में रह रहा है, किस उसमें, और धीरे धीरे बच्चा भूलने लगता है। अगर माँ ना मिले तो इसलिए माँ हर रोज 200 रुपये एक्स्ट्रा कमाएगी, वो जरूर कमाएगी कि जो उसकी सारी कमाई से अलग भी 200 रुपये बचे, कि ये मुझे बच्चे के लिए मुझे मिलवा दो। ये तो मैम बिल्कुल एक जानवरों की तरह रखने वाली बात है। मतलब ये तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है, तो जिनके ऊपर ये बीतती है वो, और लोग कहते हैं कि वो क्यों नहीं भाग सकती, भागने की कोशिश करती है, विरोध करती है। और विरोध करने पे मैं आप सुन नहीं पाएंगे, मैं शायद कह नहीं पाऊंगी कि उस हालात में होती हैं वो बच्चियां कि उनकी इंटरनल पार्ट्स में चूना डाला जाए, मिर्ची डाली जाए और वो मर जाए। उन्हें मरना बेहतर है, वहां से भेजना नहीं। मेरे सामने बच्ची तिल तिल करके मरती है, डॉक्टर मुझ पर चिल्ला रही, क्यों नहीं लाई पहले? मुझे नहीं मालूम था, मुझे अभी इसने फ़ोन किया तो मैं आई तुरंत भाग के। बोले आप चूना डालो अभी पानी में, उसमें उंगली डालना, छाले नहीं पड़ जाएंगे? कहाँ पड़ जाएंगे? मैंने देखा अंदर धधक रहा है इसका पूरा शरीर, सब जल चुका है, कोई मिनट की मेहमान है बस ये आखिरी बार बस तुम्हें देखना चाह रही है, तुम्हें बताना चाह रही है मेरे साथ, मुझे क्यों नहीं बचाया? उसने आखिरी बार कहा, तुमने मेरी तरफ नहीं देखा एक बार। ये तो मतलब एक बिल्कुल ऐसी बात है जिसपे इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। आपने वो चीज़ें देखी हैं सामने आपकी आँख पे।